मोहनजोदड़ो से प्राप्त एक मूर्ति 17.5 सेंटीमीटर ऊंची, सेलखड़ी की बनी, अधखुली आंखें, सधा हुआ मुख, बाएं कंधे पर पड़ा तिपतिया आकृति वाला वस्त्र, माथे पर एक पट्टी। आप इस मूर्ति को किसी भी पुस्तक में देख सकते हैं और लगभग हर पुस्तक में इसके नीचे एक नाम लिखा मिलेगा, पुरोहित राजा। किंतु यह नाम इस मूर्ति ने स्वयं नहीं बताया। सिंधु सभ्यता की लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी है। इस मूर्ति के साथ कोई अभिलेख नहीं मिला, कोई राजमुकुट नहीं मिला, कोई सिंहासन नहीं मिला। तो फिर यह नाम आया कहां से? यही आज की कथा है। एक नाम की कथा जो 100 वर्षों तक चला और आज स्वयं प्रश्नों के घेरे में खड़ा है। 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशक, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई आरंभ होती है और अचानक संसार के सामने एक ऐसी सभ्यता उभरती है जिसके बारे में कोई नहीं जानता था। अब इस नई खोजी गई प्राचीन सभ्यता का अध्ययन कर रहे विद्वानों के मन में कोई प्रश्न उठा तो उसका उत्तर वे कहाँ खोजते? स्वाभाविक रूप से वहीं उन प्राचीन सभ्यताओं में जिन्हें वो जानते थे, मेसोपोटामिया और प्राचीन मिस्र। और वहां का पाठ स्पष्ट था, जहां नगर होते हैं वहां शासक होते हैं। मिस्र में फैरो थे जिनकी विशाल समाधि आज भी आकाश छूती हैं। मेसोपोटामिया में मंदिर और राजप्रसाद थे। नगर और सत्ता ये दोनों साथ साथ चलते थे। तो सिंधु सभ्यता के विषय में निष्कर्ष कठिन नहीं था। यहाँ नगर हैं, सुनियोजित नगर हैं, सीधी सड़कें हैं, पक्की नालियां हैं और विशाल स्नानागार हैं। इसलिए यहाँ भी कोई शासक अवश्य रहा होगा, बस अब इसे खोजना था। किंतु यहीं एक कठिनाई आ खड़ी हुई। मिस्र में फैरों को खोजना कठिन नहीं था, उसकी समाधि ही उसका परिचय देती थी। मेसोपोटामिया में राजा का प्रसाद उसका पता बताता था। सिंधु सभ्यता में ऐसा कुछ नहीं मिला, ना कोई विशाल समाधि, ना कोई राजप्रसाद और ना कोई राजमुद्रा। शासक की खोज थी और शासक का कोई चिन्ह नहीं था। और तभी विद्वानों की दृष्टि इस मूर्ति पर पड़ी। ब्रिटिश पुरातत्ववेत्ता मॉर्टिमर व्हीलर ने इसे नाम दिया पुरोहित राजा। ध्यान दीजिए, यह नाम दो शब्दों से बना है और दोनों ही शब्द बहुत कुछ कह रहे हैं। पुरोहित अर्थात धार्मिक अधिकार, राजा अर्थात राजनीतिक अधिकार। व्हीलर और उनके समकालीन विद्वानों का मत था कि यह वह व्यक्ति था जिसके पास संपूर्ण सिंधु राज्य का अधिकार भी था और धार्मिक सत्ता भी थी। वही स्थान जो मिस्र में फैरों का था। एक मूर्ति और उसके साथ एक संपूर्ण राज्य तंत्र की कल्पना। अब यदि कोई राजा है तो उसका राज्य कैसा रहा होगा? इन विद्वानों ने इसका उत्तर भी दिया। उनके अनुसार पुरोहित राजा एक ऐसे राज्य पर शासन करता था जो केंद्रीय रूप से संगठित था। किंतु इस सत्ता का अधिकार क्या था? उनका उत्तर था अन्न। उन्होंने हड़प्पा से प्राप्त एक बड़ी संरचना को अन्नागार बताया। इस अन्नागार में संपूर्ण राज्य का अनाज एकत्र होता होगा और इस पर नियंत्रण पुरोहित राजा का होगा। जिसका अन्न पर अधिकार है उसी का जनता पर अधिकार है। और इस केंद्रीय सत्ता का सबसे बड़ा प्रमाण उन्होंने माना भौतिक संस्कृति की एक रूपता को। अब यह एक रूपता क्या है, इसे समझ लीजिए। सिंधु सभ्यता का विस्तार बहुत बड़ा था, अफगानिस्तान से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक और गुजरात से लेकर जम्मू तक। इतने विशाल क्षेत्र में तौल और माप की व्यवस्था लगभग एक जैसी थी। मृदभांड एक जैसा है, लिपि एक जैसी है, अलंकरण और मोहरें एक जैसी हैं। अब प्रश्न उठता है, इतने बड़े क्षेत्र में यह एक रूपता आई कैसे और बनी कैसे रही? इन विद्वानों के लिए उत्तर सरल था। केवल एक केंद्रीय सत्ता ही इसे लागू कर सकती थी और इस सत्ता की दो राजधानियां थी, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। आरंभिक वर्षों में यही दो प्रमुख नगर ज्ञात थे और दोनों की नगर योजना लगभग एक जैसी थी। इसलिए जुड़वा राजधानियों का विचार भी सहज ही स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार एक संपूर्ण चित्र बन गया। एक राजा, एक केंद्रीय राज्य, दो राजधानियां, अन्न पर नियंत्रण
और सर्वत्र एक जैसी संस्कृति। किंतु यहीं से कथा का दूसरा भाग आरंभ होता है। आज अनेक विद्वान इस संपूर्ण चित्र पर प्रश्न उठाते हैं, कुछ नए उत्खननों के आधार पर और कुछ पुराने साक्ष्यों से नए निष्कर्ष निकालकर। सबसे पहला प्रश्न उसी अन्नगार पर पड़ा। आज अधिकांश विद्वान इस नामकरण पर ही प्रश्न उठाते हैं। कारण अत्यंत सीधा है। इस तथाकथित अन्नागार से आज तक अनाज का एक दाना भी प्राप्त नहीं हुआ है। यदि यहाँ संपूर्ण राज्य का अनाज एकत्र होता तो कुछ तो शेष रहता। यह संरचना जो भी रही हो अन्नगार नहीं थी, और इसके साथ ही पुरोहित राजा की सत्ता का वह आधार ही ढह जाता है जिस पर संपूर्ण तर्क खड़ा था। दूसरा प्रश्न खड़ा हुआ घरों पर। सोचिए, किसी भी समाज में यदि कोई उच्च वर्ग होता है तो वह कहाँ रहता है? बड़े घरों में, ऐसे घरों में जो साधारण जन के घरों से कहीं अधिक विशाल हों। प्राचीन मिस्र में यही दिखाई देता है। वहां फैरों की संरचना साधारण जनता की संरचनाओं की तुलना में कहीं अधिक विशाल है। पिरामिड इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। अब सिंधु सभ्यता को देखिए। ऐसा कोई विशाल संरचना अब तक प्राप्त नहीं हुई है, और घरों के आकार का अंतर भी बहुत कम है। मोहनजोदड़ो का सबसे छोटा घर 97 वर्ग मीटर का है, और 5 सबसे बड़े घरों का औसत आकार लगभग 183 वर्ग मीटर है। अर्थात सबसे बड़ा घर और सबसे छोटा घर में लगभग 2 गुना का अंतर है। बस इतना ही। अब इसकी तुलना कीजिए मिस्र या मेसोपोटामिया के राजप्रासादों से। कोई तुलना ही नहीं बनती। जिस नगर में राजा रहता हो वहां राजा का घर पहचान में क्यों नहीं आता? अब कोई यह कह सकता है कि सिंधु सभ्यता में उच्च स्थिति बड़े घर से नहीं बल्कि मूल्यवान वस्तुओं से प्रकट होती रही होगी। मान लीजिए ऐसा ही था, तब भी एक कठिनाई है। सोना, चांदी, उपरत्न, कॉर्नेलियन के मनके, प्रसिद्ध सिंधु मोहरें, यह सब समृद्धि के प्रतीक हो सकते थे। किंतु ये वस्तुएं तो सर्वत्र मिलती हैं। हमें ऐसा कोई संरचना नहीं मिली जहां ये वस्तुएं अन्य स्थानों की तुलना में कहीं अधिक मात्रा में प्राप्त हुई हों। जब मूल्यवान वस्तुएं सबके पास हों तो वे किसी को विशेष कैसे बनाएंगी? और अब आती है सबसे बड़ी कठिनाई। संसार की लगभग हर सभ्यता में मृत्यु सत्ता का सबसे स्पष्ट दर्पण रही है। जो जीवन में बड़ा था उसे मृत्यु में भी बड़ा बनाकर विदा किया जाता है। मिस्र के पिरामिड इसी का उदाहरण है। सिंधु सभ्यता में समृद्ध समाधियों का स्पष्ट अभाव है। ऐसी कोई समाधि नहीं मिली है जिसमें अन्य समाधियों की तुलना में मूल्यवान वस्तुएं उल्लेखनीय मात्रा में रखी गई हों। अब कोई यह तर्क दे सकता है कि गाड़ने की परंपरा केवल साधारण जन तक सीमित रही होगी और उच्च वर्ग का दाह संस्कार होता रहा होगा। संभव है, किंतु यदि ऐसा होता तो दाह संस्कार के कुछ प्रमाण तो मिलने चाहिए थे। एक भी नहीं मिला। अब लौटते हैं उसी मूर्ति पर जहां से हमने आरंभ किया था। इस मूर्ति को देखिए और स्वयं से पूछिए, इसमें ऐसा क्या है जो कहता है कि यह राजा है? कोई राज मुकुट नहीं है, कोई राजदंड नहीं है, कोई सिंहासन नहीं है, कोई अभिलेख नहीं है। यहां तक कि यह मूर्ति पूर्ण भी नहीं है, यह केवल आदि है। यह नाम इस मूर्ति को उसकी किसी विशेषता के कारण से नहीं मिला। यह नाम उसे इसलिए मिला क्योंकि खोजने वाले एक राजा को खोज रहे थे, और खोज में निकले व्यक्ति को प्रायः वही मिलता है जिसकी वह खोज कर रहा होता है। आज अनेक विद्वान इसे पुरोहित राजा नहीं, केवल बैठा हुआ एक पुरुष कहते हैं। कोई इसे पूर्वज की मूर्ति मानता है, कोई किसी सामाजिक समूह के प्रधान की। तो अंततः हम कहां पहुंचे? सिंधु सभ्यता में वे सामान्य चिन्ह ही अनुपस्थित हैं जो उच्च वर्ग को साधारण जन से अलग करते हैं। न राजप्रसाद, न विशाल समाधि, न असाधारण संपत्ति। और इसका अर्थ केवल 3 बातें हो सकती हैं। पहली, सिंधु सभ्यता में कोई शासक वर्ग था ही नहीं और यह एक समतामूलक राज्य था। दूसरी,
शासक वर्ग था, किंतु वह अपनी समृद्धि और अपना अधिकार ऐसे तरीकों से प्रकट करता था जिन्हें आज हम समझ नहीं पाते। और तीसरी, राजप्रसाद और विशाल समाधियां रही होंगी और हमें वे अब तक मिली ही ना हो। मुझे तीसरी संभावना पर विश्वास करना कठिन लगता है, किंतु जैसा कि एक प्रसिद्ध कथन है, प्रमाण का अभाव अभाव का प्रमाण नहीं होता। इसलिए ऐसे विषयों में हम निश्चित रूप से कुछ नहीं कह सकते। तो पुरोहित राजा कौन था? सच यह है कि हम नहीं जानते। हमारे पास केवल एक नाम है जो एक अपेक्षा से जन्मा था और एक मूर्ति है जो 100 वर्षों से मौन बैठी है। वह आज भी हमें देख रही है और हम आज भी नहीं जानते कि हम किसे देख रहे हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो कृपया करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।